साथियों नमस्कार। आज हम साइंस सीरीज के अंतर्गत पार्ट 16 देखेंगे, जिसमें साइंस के टॉप 25 क्वेश्चंस होंगे। साथियों बढ़ते हैं यहाँ पर आगे, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि जीवों को निम्न में से कौन सा समूह, जीवों का निम्न में से कौन सा समूह अन्य पौधों और जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त कर लेता है। पोषण प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है साथियों? यहाँ पर पोषण प्राप्त करने का अर्थ होता है कि जीव के द्वारा अपने शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उनमें से आवश्यक पोषक पदार्थों को प्राप्त कर लेना, अर्थात ग्रहण कर लेना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन और खनिज, ये सब पोषक पदार्थ होते हैं साथियों। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कहा गया है कि उन जीवों का चयन कीजिए जो दूसरे जीव पर निवास करते हैं, परंतु उनको बिना नुकसान पहुंचाए उनसे क्या कर लेते हैं, पोषण प्राप्त कर लेते हैं। तो देखते हैं ऑप्शन, जू, फीताकृमि, जोंक, अमरबेल, फीताकृमि, शेर, ईस्ट और जू, अमरबेल, आर्किड, ईस्ट और मशरूम, ये तो सब साथियों मृतोपजीवी होते हैं। ये भी मृतोपजीवी हो गया, ये भी मृतोपजीवी हो गया, और ये हो गया हमारा परजीवी। ठीक है साथियों, परपोषी हो गया साथियों ये, और यहां पर अमरबेल, आर्किड, कुटकी, ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा सही जो उत्तर होगा जू, फीताकृमि, जोंक और अमरबेल। ये जो जू होता है हमारे हेयर्स में पाए जाते हैं। जू कहाँ पाए जाते हैं? तो हेयर्स में पाए जाते हैं। फीताकृमि कहाँ है? तो फीताकृमि जानवरों और इंसानों के आंतों में, कहां पर? आंत में पाया जाता है साथियों। जबकि जो जोंक होता है ये पैर में चिपकता है और खून को चूसने की कोशिश करता है। जबकि जो अमरबेल होता है ये एक पौधा है जो परजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? परजीवी पैदा होता है। ठीक है साथियों, इसे दूसरा नाम क्या कहते हैं? तो इसका दूसरा नाम होता है कसकटा। क्या कहते हैं? कसकटा। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यदि कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन ग्रहण करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है तो उसका क्या होता है साथियों? ऑक्सीकरण होता है। तो उसका सही उत्तर होगा हमारा ऑक्सीकृत हुआ। अब देखते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण क्या है। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन को होता है ग्रहण करना, जबकि हाइड्रोजन का क्या होता है? त्याग करना ऑक्सीकरण में। ठीक है, और जबकि अपचयन में क्या होता है? तो अपचयन में होता है हाइड्रोजन का ग्रहण करना, जबकि ऑक्सीजन को क्या करना? त्याग करना। ये होता है साथियों ऑक्सीकरण और अपचयन। तो बढ़ते हैं यहां पर आगे। एक प्रकाश किरण है कि एक 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के ध्रुव पर बिंदु M पर आपतित हुई प्रति। साथियों यहां पर उत्तल दर्पण बना लीजिए। देखते हैं उत्तल दर्पण यहां पर अब क्या बोल रहा है कि 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या साथियों कितना होगा? 20 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए वक्रता त्रिज्या किधर होना चाहिए? इस अवतल उत्तल दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो होना चाहिए राइट साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 20 सेंटीमीटर है वक्रता त्रिज्या, और बिंदु P के मतलब कि ध्रुव के बिंदु M पर एक प्रकाश किरण आपतित हुई प्रतीत होती है, और वो कहां से आती हुई प्रतीत होती है? तो वक्रता केंद्र से। तो साथियों सबसे पहले यही काम कीजिए कि जो एक प्रकाश किरण का वक्रता केंद्र से संबंध स्थापित कर दीजिए। अब क्या बोला गया है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार पीसी क्या होगा? तो साथियों मतलब हुआ प्रकाश किरण यहां से आती हुई प्रतीत होती है, मतलब प्रकाश किरण यहां पर है। तो देखते हैं पीसी क्या होगा। यहां पर सी है वक्रता केंद्र। तो साथियों पीसी कितना होगा? तो पीसी होगा साथियों यहां पर 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की लंबाई है। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में माइनस भी है, चूंकि ये उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में नई कार्तीय परिपाटी चिन्ह के अनुसार जो राइट वाला पार्ट होता है हमेशा क्या होता है साथियों? प्लस होता है। तो यहां पर बढ़ते हैं आगे। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है कि यदि किसी 1 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मतलब कि HI का मान दिया है, कहां कितना? HO का मान दिया है साथियों, वस्तु की ऊंचाई का मान दिया गया है 1 सेंटीमीटर को एक 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने, यहां पर उत्तल लेंस बना लीजिए और वक्रता मुख्य अक्ष खींच लीजिए। 8 सेंटीमीटर है क्या? 8 सेंटीमीटर है यहां पर फोकस दूरी। तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा वक्रता केंद्र। ठीक है साथियों। अब क्या कहा गया है कि वस्तु को हम कहां रखते हैं? 8 सेंटीमीटर हो गया तो ये 16 सेंटीमीटर हो गया, और हमने वस्तु को रखे 12 सेंटीमीटर पर। यहां पर 12 रखे और इस वस्तु की ऊंचाई कितनी है? तो 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या बोला गया है कि निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है,
फार्मूला m मतलब कि आवर्धन मैग्निफिकेंस बराबर होता है HI/HO। अब हमें ज्ञात करना है HI का मान। अब हम मैग्निफिकेंस के लिए जानते हैं कि m इज इक्वल टू होता है F/F प्लस U। F/F+U होता है, तो मान रख दीजिए बस। F का मान कितना है, तो F का मान दिया है हमें 8 सेंटीमीटर बटे F का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर U का जो मान होगा, चूंकि उत्तल दर्पण के लिए, इसलिए U का मान कितना होगा, तो -12 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, -2 सेंटीमीटर आ जाएगा। M का मान आ रहा है -2 सेंटीमीटर, तो रख दीजिए मान इस आवर्धन वाले में। तो -2 इज इक्वल टू HI का मान ज्ञात करना है, तो HI बटे HO का मान दिया है हमें 1 सेंटीमीटर। तो HI मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी सेंटीमीटर है, तो -2 सेंटीमीटर। ये तिर्यक गुना हो जाएगा। यहां पर आता है हमारा उत्तर HI मतलब कि प्रतिबिंब की ऊंचाई -2 सेंटीमीटर। यहां पर -2 क्या डिनोट कर रहा है, तो -2 डिनोट कर रहा है कि उत्तल लेंस में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है उत्तल लेंस में बना हुआ प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, माइनस डिनोट करता है साथियों उल्टा को। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर। साथियों चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें एक प्रेरित में के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर के परिमाण को बढ़ाने के लिए, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव होता है, अर्थात कोई अन्य पदार्थ उस वहां पर बल का अनुभव करता है, तो वही होता है चुंबकीय क्षेत्र। अब इसी चुंबकीय क्षेत्र में हमने एक कुंडली रखे हैं, तो क्या बोला गया है कि कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विभवांतर की परिमाण को बढ़ाने के लिए, कुंडली में विभवांतर की परिमाण को बढ़ाने के लिए, अर्थात आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे विभवांतर का मान बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें धारा का मान बढ़ेगा। तो धारा का मान बढ़ाने के लिए या फिर विभवांतर का मान बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो देखो यहां पर मान लीजिए कोई कुंडली है, इस प्रकार ये कुंडली है, यहां पर ये फेरों की संख्या है। देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा कुंडली में फेरों की संख्या में वृद्धि करनी होगी। तो बिल्कुल सही साथियों, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता जो होता है, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात फेरों की संख्या को अगर से n मान लिया जाए तो फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल सही है, अर्थात इस कुंडली में हम जितने फेरे लगाएंगे उसमें ज्यादा उतना विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाएगी। देखते हैं सेकंड ऑप्शन, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में वृद्धि। तो बिल्कुल साथियों, अगर से चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता में वृद्धि करोगे तो विभवांतर का मान या धारा का मान बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। कुंडली के तार की प्रतिरोधकता को बढ़ाओगे, तो साथियों प्रतिरोधकता को बढ़ाओगे रो को, तो रो तो हमारे आर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस स्थिति में धारा का मान कैसे बढ़ेगा, विभवांतर का मान भी नहीं बढ़ेगा, बल्कि प्रतिरोध को बढ़ाओगे तो धारा का मान बिल्कुल नहीं बढ़ेगा साथियों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, 1 और 2 दोनों। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक है, एंजाइम है। साथियों हमारा जो शरीर है, इसमें जो भोजन का पाचन शुरू होता है मुख से होता है। भोजन जो है भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है। भोजन मुख में पाचन होने के बाद, जो भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से कहां जाता है, तो ये ओएसोफेगस से होते हुए साथियों कहां पर जाता है, आमाशय में जाता है। आमाशय को आप लोग जनरली या फिर हम जनरली क्या कह देते हैं, उदर गुहा वाला भाग कह देते हैं, इसी को कहा जाता है पेट। तो यहां पर यही पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा आमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। प्रोटीन पाचक एंजाइम साथियों यहां पर HCl है। HCl तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि HCl तो एक अम्ल है, एंजाइम नहीं है। और एंजाइम का काम क्या होता है, तो एंजाइम का ही काम होता है भोजन का पाचन करना। इसके बाद होता है एंटेरोकाइनेज। एंटेरोकाइनेज क्या होता है साथियों, एंटेरोकाइनेज होता है हमारे अग्नाशय में। कहां पर होता है ये, अग्नाशय में। यहां पर पूछा गया है आमाशय में। पेप्सिन नामक एंजाइम, तो बिल्कुल साथियों यही होता है हमारा पेप्सिन नामक एंजाइम, कहां पर, आमाशय में। तो बताते हैं आप लोगों को कुछ अन्य फैक्ट। देखिए जो यहां पर आमाशय में, देखिए जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय के बारे में अगर से अन्य फैक्ट जाना है हम, तो आमाशय का जो आकार होता है साथियों जे आकार का होता है। किस आकार का होता है, जे आकार का होता है, जे आकार का। आमाशय में कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, तो बताते हैं। देखिए आमाशय में जो कोशिका पाई जाती है, एक पाई जाती है कौन सी,
बेसल सेल। कौन सी साथियों? बेसल सेल। बेसल कोशिका कहते हैं। एक को कहा जाता है ऑक्जेंटिक सेल। क्या कहते हैं? ऑक्जेंटिक सेल। एक होता है पेप्टिक सेल। क्या होता है साथियों? पेप्टिक सेल। और एक क्या होता है? बेसल सेल। एक होता है साथियों गॉबलेट सेल। कौन सा सेल? गॉबलेट सेल। ठीक है साथियों, यहां पर जो हमारा पेप्टिक सेल है, मतलब कि पेप्टिक कोशिका है, यहीं से निकलते हैं पेप्सिन नामक एंजाइम। कौन सी एंजाइम? पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम। पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम। जबकि जो ऑक्जेंटिक सेल होता है, यहां से निकलता है साथियों HCl का स्राव होता है। बेसल सेल का कार्य क्या होता है? तो जब ये तीनों कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो उस स्थिति में बेसल सेल कार्य करता है। गॉबलेट सेल का कार्य क्या होता है? तो गॉबलेट सेल का भी कार्य होता है साथियों, वहां पर जो हमारे आमाशय वाला हिस्सा है, आमाशय वाले हिस्से में गॉबलेट सेल का भी एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, यहां पर देखते हैं जो हमारा पेप्टिक जो सेल है, वहां से कौन सा एंजाइम निकला? तो पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम निकला। जो पेप्सिन होता है ये प्रोटीन का पाचन करता है। क्या करता है? ये प्रोटीन का पाचन करता है। जबकि रेनिन नामक एंजाइम क्या करता है? तो हमारे भोजन में उपस्थित दूध का पाचन क्या करता है? तो कौन करता है? तो रेनिन नामक एंजाइम करता है। ठीक है साथियों, यहां पर जबकि ऑक्जेंटिक सेल से निकलने वाले HCl का कार्य क्या होता है? तो हमारे भोजन में आए सूक्ष्म जीवों को मारना होता है। साथ में इस प्रोटीन के पाचन के लिए अम्लीय माध्यम तैयार करना होता है। दरअसल पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम तभी कार्य करते हैं जब उसको आमाशय वाला एरिया मिलता है, अर्थात जो पेट का जो क्षेत्र होगा वो आमाशय मतलब कि अम्लीय वाला गुण रखेगा। ठीक है साथियों, यहां पर हम बढ़ते हैं आगे। देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि L लंबाई और A अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध 0.50 ओम है। समान पदार्थ से निर्मित समान लंबाई वाले और दो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक तार का प्रतिरोध जो है ज्ञात करना है। तो साथ ही यहां पर जो जो दिया है वो लिख लीजिए। देखिए हम सबसे पहले जानते हैं कि R अनुक्रमानुपाती साथियों, यहां पर देखिए R बराबर क्या होता है? तो रो L/A होता है। ठीक है, अब जो जो मान दिया है वो रख लीजिए। जो शुरुआत में L लंबाई है, कोई तार है, उसमें उसकी लंबाई कितनी है? तो L है। अब जो सेकंड पदार्थ है उसमें भी समान लंबाई, तो L तो समान हो गया। तो साथियों यहां पर जो होगा R1/R2 बराबर क्या हो जाएगा? L तो समान है साथियों, तो L तो और L तो कट जाएगा। रो देखिए समान पदार्थ से निर्मित, जो परिपथ इससे निर्मित हुआ था वही इससे निर्मित है, तो हमारा रो भी कट गया साथियों, मतलब कि दोनों कट जाएंगे। उसके बाद बस लंबाई अलग अलग है कि नहीं? लंबाई भी समान है, मात्र अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। अर्थात हम इसे किस प्रकार लिखेंगे? तो देखिए रो क्या मान क्या है? तो रो बटे रो, यानी कि समान पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। लंबाई में क्या है? तो L/A, क्योंकि दोनों पदार्थ की लंबाई जो है L है। उसके बाद जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो अलग अलग है। यहां पर जो पहला अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो सेकंड में क्या है? 2A है। तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए जो सेकंड वाला चला जाएगा ऊपर और पहला वाला आ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर A से A कट गया, L से L कट गया, रो से रो कट गया। तो R1/R2 बराबर कितना हुआ? 2/1 हुआ। यहां पर R1 का जो मान दिया है 0.50 दिया है, तो रख लीजिए मान कि 0.50/R2 इज इक्वल टू 2/1। यहां पर R2 का हमें मान ज्ञात करना है, तो 0.50/2 इज इक्वल टू R2। अब साथियों यहां पर मान रखेंगे तो देखिए यहां पर कितना हो जाएगा? जो हमारा हो जाएगा, पॉइंट को हटाए तो यहां पर क्या लगा दिए हमने? 20 लगा दिए। यहां पर 20 लगा दिए तो कितना हो जाएगा? 2.5 है साथियों। यहां पर देखिए मान कैसे नहीं आ रहा है? 2.5, अच्छा एक जीरो और आएगा ना, 0.5 था ना, इसमें 0.5 था, तो 2.5 नहीं साथियों, 0.25 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि यहां पर जो मान आया था, हमारा जो मान दिया है हमको 0.50 दिया है, तो बटे में 100 आ जाएगा, मतलब कि 200 का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो सही उत्तर हमारा क्या होगा? बी होगा। बढ़ते हैं आगे। एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है। ठीक है साथियों, अवतल दर्पण है,
बना लो अवतल दर्पण भाई, जो बोला है वो करिए। अवतल दर्पण, इसमें मुख्य अक्ष बना लिए। एक अवतल दर्पण 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, मतलब कि वक्रता त्रिज्या की दूरी कितनी हो गई, सी की दूरी हो गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी गोले के पृष्ठ के एक भाग से बनाया गया है, तो इसका मुख्य फोकस इसके ध्रुव से कितनी दूरी होगी। तो ये तो कितना सरल क्वेश्चन है साथियों। जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, तो यहां पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि 16 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, तो फोकस दूरी का मान कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। देखिए, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन गैस और एक भूरे रंग की रहस्यमयी गैस बनती है। रहस्यमयी गैस बनती है, तो कर लीजिए भाई, लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है, PbNO3, PbNO3 होल ट्वाइस। ठीक है साथियों, ये होता है हमारा लेड नाइट्रेट का सूत्र। तो देखते हैं यहां पर, इसे गर्म करो भाई, इसे गर्म कीजिए। गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा, तो गर्म करने पर प्राप्त होगा एक रहस्यमय गैस। क्या क्या उत्पन्न हो रहा है, तो सबसे पहले लेड ऑक्साइड यानी कि कितना हो गया, PbO तो बन गया। दूसरा नंबर में क्या बनेगा, साथ में ऑक्सीजन गैस भी बोल रहा है, ऑक्सीजन गैस भी बनेगा। अब तीसरा नंबर में क्या बनेगा, तो साथियों जब भी लेड नाइट्रेट को गर्म करोगे तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा हमारा NO2 गैस, अर्थात नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस भी बनेगा। तो यहां पर ऑप्शन में होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड कोई खेल नहीं है, तो ये तो हट ही जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी कोई मतलब नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O बनने से रहा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारा सही उत्तर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है। यहां पर साथियों पौधों में उत्सर्जन के बारे में बताया गया है, तो हम इसके पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने अपशिष्ट पदार्थों को पुराने जाइलम में संचित रखते हैं। किस प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को पुराने जाइलम में संचित रखते हैं, तो किस प्रकार के अपशिष्टों को, जैसे कि रेजिन और गोंद, और इस रेजिन को कहा जाता है साथियों राल। रेजिन या राल और गोंद को पुराने जाइलम में संचित रखते हैं। जो अतिरिक्त गैस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये पत्तियों में संग्रह करते हैं और रंध्र की सहायता से इसे छोड़ देते हैं। अतिरिक्त जल की मात्रा को भी वाष्प उत्सर्जन की सहायता से ये वायुमंडल में विसर्जन कर देते हैं। तो यहां पर यही कहा गया है कि पहचानिए गलत कथन को। देखिए, जो पहला ऑप्शन है, उत्सर्जन का तात्पर्य शरीर के अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना होता है, बिल्कुल सही है। पौधे अपशिष्ट उत्पादों का विसर्जन करते हैं किंतु धीमी गति से करते हैं, ये भी सही बात है साथियों। पौधों में उनके अपशिष्ट उत्पादों के निष्कासन के लिए कोई विशिष्ट अंग होते हैं, तो साथियों कोई विशिष्ट अंग नहीं होता पौधे में। इंसान के समान इंसान में विशिष्ट अंग होते हैं, पौधों पेड़ इंसान में विशिष्ट अंग होते हैं उत्सर्जी पदार्थों के उत्सर्जन करने के लिए, जबकि पेड़ पौधों में ऐसा कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। उनमें पुराने जाइलम के द्वारा भी अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन होता है और जल का भी उत्सर्जन होता है रंध्र की सहायता से, पुराने जाइलम की सहायता से और पत्तियों की सहायता से भी। और पौधे अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन बहुत कम मात्रा में करते हैं, तो बिल्कुल साथियों ये हमारा सही है। तो हमारा गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो गया, क्योंकि वो गलत पूछा गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं किस यौगिक को निर्जलन अभिकर्मक माना जाता है। तो साथियों आंख बंद करके इसका सही उत्तर होगा H2SO4। ये H2SO4 को निर्जलन अभिकर्मक क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जल के साथ बहुत मजबूती के साथ रहता है। साथ में अगर से किसी पदार्थ में जल की मात्रा इसको तोड़ देता है, तो इसलिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को हम निर्जलन अभिकर्मक कहते हैं। ठीक है साथियों, और इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। साथ में किस प्रकार का अम्ल है, तो ये प्रबल अम्ल है। कैसा अम्ल है साथियों, प्रबल अम्ल है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन विधि में शिशुओं का जन्म निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा होता है। जो IVF तकनीक है साथियों, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इसे क्या कहा जाता है, IVF तकनीक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये कहां पर यूज होता है, तो ये यूज होता है साथियों जब किसी महिला में गर्भधारण की समस्या होती है, अर्थात उनके फेलोपियन में ट्यूब में समस्या होने पर। ये फेलोपियन ट्यूब क्या होता है साथियों, तो फेलोपियन ट्यूब होता है, जो फेलोपियन ट्यूब होता है साथियों, जहां पर अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं, जहां पर जाइगोट का निर्माण होता है, उसको कहा जाता है फेलोपियन ट्यूब। ये मादा शरीर के अंदर होता है। अब अगर से किसी व्यक्ति की या फिर किसी मादा के शरीर में फेलोपियन ट्यूब में
फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है तो उस स्थिति में मादा को बच्चे पैदा करने के लिए या फिर किसी शिशु को जन्म देने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आईवीएफ तकनीक की सहायता लेना पड़ेगा। आईवीएफ तकनीक में क्या होता है, तो देखिए इसमें जो परखनली शिशु होते हैं यहां पर स्पर्म और ओवम दोनों को मिलाना होता है और साथ में जब दोनों में जब क्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। अब इस परखनली शिशु में जो जाइगोट का निर्माण हुआ है फर्टिलाइजेशन के पश्चात, उसको हम क्या करेंगे, माता के गर्भाशय में भेज देते हैं। अब इस स्थिति में जो गर्भाशय होता है वहां पर बच्चे का पूर्ण विकास होता है और फिर मां संतान को जन्म दे देती है 9 महीने के बाद। तो यहां पर यही पूछा गया है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में किस प्रक्रिया द्वारा करते हैं, तो देखिए शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन, तो बिल्कुल सही साथियों, शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन अर्थात शुक्राणु और अंडाणु कहां मिलेंगे, तो परखनली शिशु में मिलेंगे, जबकि पूर्ण विकास बच्चे का कहां होगा, तो गर्भाशय में होगा, यूटेरस में होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, एकल माता पिता से गर्भ का विकास, तो बिल्कुल नहीं, एकल माता पिता से गर्भ का विकास नहीं होता। परखनली के अंदर गर्भ का विकास तो नहीं साथियों, परखनली के अंदर तो मात्र स्पर्म और ओवम मिलते हैं जो जाइगोट का निर्माण करते हैं, फिर उस जाइगोट को माता के गर्भ में प्रवेश करा दिया जाता है। शुक्राणु और डिंब का आंतरिक निषेचन और भ्रूण का बाह्य विकास नहीं साथियों, भ्रूण का विकास तो पूर्णतः गर्भाशय में ही होगा। तो हमारा सही आंसर होगा शुक्राणु और डिंब का बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन के रूप में हम क्या करेंगे, तो परखनली में हम क्या करेंगे, निषेचन करवाते हैं। बढ़ते हैं आगे, मानव नर द्वारा उत्पन्न आधे युग्मकों में से कौन सा गुणसूत्र पूरक है। साथ ही यहां पर बात कही गई है पूरक गुणसूत्र की। आधे युग्मकों में जो गुणसूत्र है वो किस प्रकार है, तो साथियों यहां पर पूरक गुणसूत्र की बात कही गई है, तो कौन सा है, देखिए जो युग्मक होते हैं, ये युग्मक क्या होते हैं, युग्मक मतलब कहा जाता है साथियों इसे गेमेट्स, क्या कहते हैं, इसे गेमेट्स कहते हैं। युग्मक जो होता है स्पर्म और क्या कहते हैं, ओवम, स्पर्म और ओवम को हम क्या कहते हैं, युग्मक। इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो होती है पुरुषों में 22 प्लस एक्स वाई, क्या है 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई, ये पुरुषों में, जबकि महिलाओं में क्या है 22 प्लस एक्स। अब देखिए पूछा गया है कि पूरक गुणसूत्र कौन से है, तो साथियों स्पर्म और ओवम में पूरक गुणसूत्र कौन से है, तो 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 और एक्स। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। अब क्या है देखिए, निम्नलिखित में से मेंडलिप के आवर्त सारणी का वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। जो मेंडलिप नामक वैज्ञानिक था जिसे हम आवर्त सारणी के जनक कहते हैं, उन्होंने सन 1869 में साथियों आवर्त सारणी दिया था। अब उनके आवर्त में कितने समूह थे और कितने आवर्त थे, तो 7 आवर्त थे और 9 समूह थे। मेंडलिप के आवर्त सारणी में उन्होंने जो क्षैतिज पंक्ति थी उन्हें आवर्त कहा था, जबकि जो स्तंभ थे उनको क्या कहा था, समूह कहा था। मेंडलिप जिसे आवर्त सारणी का जनक कहते हैं, उनके समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी, तो 63 थी। साथ ही यहां पर वही कहा गया है कि आवर्त सारणी के संबंध में मेंडलिप के गलत कथन का चयन कीजिए नहीं है। उन्होंने तत्वों को समूह और आवर्तों के रूप में सारणीबद्ध किया था, बिल्कुल। जो उस समय समूह थे कितने, 9 समूह था और कितना 7 आवर्त थे। वह कुछ अनुपस्थित तत्वों के गुणधर्मों की भविष्यवाणी कर सके थे जिनकी खोज बाद में हुई, तो ये भी सही है। उन्होंने तत्वों को भौतिक और रासायनिक दोनों गुणधर्मों के आधार पर व्यवस्थित किया था, ये भी सही है साथियों, विशेषता नहीं है। समस्थानिकों की सही स्थिति, समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा था, ये हमारा गलत हो गया। ठीक है साथियों, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बढ़ते हैं यहां पर आगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, तो अम्ल क्षारक सूचक नहीं है स्टार्च पेपर, ये अम्ल क्षार सूचक नहीं है। जबकि जो फिनाप्थेलिन और मिथेलिन और ये संश्लेषित सूचक है, क्या है ये, संश्लेषित अर्थात निर्माण किया हुआ सूचक है, जिससे हम अम्ल और क्षार की पहचान कर सकते हैं। जो लिटमस होता है साथियों, हम जानते हैं लाइकेन से हम लिटमस प्राप्त करते हैं, तो ये भी क्या है, अम्ल क्षार सूचक है। और फिनाप्थेलिन और मेथिल ऑरेंज भी है। इसके अतिरिक्त जो है सूचक हल्दी भी है, हल्दी भी अम्ल क्षार का पहचान करता है। और लाल पत्ता गोभी भी अम्ल क्षार का पहचान करता है। उसके अलावा लिटमस पेपर हो गया, फिनाप्थेलिन हो गया, मिथेलिन ऑरेंज हो गया, ये सब आंसर है साथियों हमारे। तो हमारे यहाँ पर जो नहीं है पूछा है, तो हमारा स्टार्च पेपर नहीं है।
नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है तो सही है, इसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन उत्पन्न करता है साथियों। तनु अम्लों के साथ CaOCl2, इसका जब आप H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या उत्पन्न होगा? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट साथ में क्लोरीन गैस भी और साथ में साथियों H2O भी उत्पन्न करेगा। तो हमारा बिल्कुल सही है कि ब्लीचिंग पाउडर तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया करके क्लोरीन गैस उत्पन्न करता है, सही है। तो कथन दोनों सत्य है। बढ़ते हैं आगे। देखिए क्रमशः 10 ओम और 12 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी है, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। अब 1 सेकंड में बैटरी द्वारा परिपथ को आरोपित कुल ऊर्जा की मात्रा, यहां पर साथियों कुल ऊर्जा पूछा गया है तो हम जानते हैं क्या होता है, ऊर्जा बराबर इतना नहीं याद तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। क्या होता है? कार्य बटे समय। अब इस कार्य को आप लोग ऊर्जा भी लिख सकते हैं तो ऊर्जा बटे समय। यहां पर क्या पूछा है? ऊर्जा का मान, तो ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा? पी इंटू हो जाएगा साथियों टी। अब हमें यहां पूछा गया है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध हैं, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो साथियों समांतर क्रम में जोड़ा गया है तो सबसे पहले हमको यहां पर फार्मूला लगाना पड़ेगा। E इज इक्वल टू क्या है साथियों? यहां पर लगाना पड़ेगा P इंटू टी। तो P बराबर क्या लिखते हैं हम? VI लिखते हैं क्योंकि जो पावर होता है वो वोल्टेज और धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, वोल्टेज और धारा के गुणनफल के बराबर होता है। तो P के जगह में हम VI रख दिए, इंटू साथ में क्या रख दिए? T रख दीजिए। ठीक है। अब फिर से V के जगह में क्या रख देंगे हम? V के जगह में रख देते हैं साथियों, यहां पर V के जगह में नहीं साथियों, यहां पर वोल्टेज का मान दिया है तो हम I के जगह में रख लेते हैं। I बराबर क्या होता है? देखिए P बराबर होता है IR, तो I जगह के बराबर में, I के बराबर में क्या रख देंगे? V बटे R। तो रख दीजिए भाई I की जगह में V बटे R, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाई R। अब इंटू में क्या हो जाएगा? T। अब साथियों जो R है उस R का मान हमें ज्ञात करना है, तो R का मान ज्ञात करने के लिए देखो क्या क्या दिया है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है तो 1/R इज इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इज इक्वल टू हो जाएगा 1/10 धन 1/20। एलसीएम लोगे तो 20 आ जाएगा, 10 दूनी 20, तो यानी कि 2 + 1 और क्या हो जाएगा? ये 3/20। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट का मान आ जाएगा 20/3। ठीक है साथियों, मान रखिए भाई यहां पर V का मान हमें दिया है, देखते हैं E बराबर हो जाएगा, V का मान साथियों कितना दिया है? 6 वोल्ट, तो 6 × 6 बटे R का मान कितना निकाले हम? 20/3, तो ये ऊपर जाएगा तो 3/20 हो जाएगा, ऊपर चला गया है। अब साथ में T का मान दिया है तो T का मान कितना है? 1 सेकंड में बोला है तो 1। अब देखते हैं यहां पर आंसर लाकर, यहां देखिए आंसर आएगा हमारा, जूल में मान ज्ञात करना है। यहां पर हमने साथियों कहीं गलती की है क्या? देखिए R का मान हमने कितना रखे? 20/3 रखे थे, 20/3। तो मैं यहां पर 20/3 रखूंगा तो ये साथी यहां पर जो होगा इंटू 3 बटे हो जाएगा 20 और साथ में गुना हो जाएगा 1 का। अब सही मान निकलेगा। ठीक है, तो देखते हैं, गुना कर दीजिए, जो होगा हमारा 6 6 36, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3/20। ठीक है साथियों, देखते हैं यहां पर, काट दीजिए 18 बार 2 में और ये 10 बार, और ये हो जाएगा 1.8 इंटू 3, तो 3 8 24 की 4, 3 2 6, 7 और 8। सॉरी, कितना हुआ? 1.8 इंटू 3 बराबर कितना? 3 8 24 की 4, हासिल खाया 2, 3 का 3, 3 और 2 5। ठीक है साथियों, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5.4 जूल। बढ़ते हैं आगे।
निम्न में से कौन सा विकल्प पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है? तो साथियों ऊर्जा प्रवाह के सही क्रम को निरूपित करता है, तो देखते हैं ये पारितंत्र क्या होता है। तो जीवों की एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को हम पारितंत्र कहते हैं। पारी मतलब होता है चारों ओर साथियों, तंत्र मतलब क्या होता है सिस्टम, इको सिस्टम। जीवों का चारों ओर, जीवों का चारों ओर के जैविक और अजैविक तंत्रों के साथ या जैविक या अजैविक घटकों के साथ जो संबंध स्थापित करते हैं उसी को कहा जाता है पारितंत्र। और इस पारितंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो एजी टांसले ने किया था। अब इस पारितंत्र में होता क्या है? तो इस पारितंत्र में होता है कि जो एक जीव होते हैं दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, एक जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, अर्थात एक जीव दूसरे जीवों का क्या करते हैं? भक्षण करते हैं, उनको खाते हैं, उनसे ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं। देखते हैं जो ऊर्जा कहां से आती है। सबसे पहले ऊर्जा हमें, ऊर्जा का जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ब्रह्मांड में ऊर्जा का स्रोत है साथियों सूर्य। तो देखते हैं यहां पर सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करेगा कौन? यहां सूर्य से प्रकाश को ग्रहण करेगा पेड़ पौधे करेंगे ग्रहण। तो देखते हैं यहां सबसे पहले हो जाएगा सूर्य प्रकाश, ठीक है, सबसे पहले हो जाएगा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश से यहां पर साथियों इस प्रकार होगा, देखिए इस प्रकार निशान लगा लीजिए, देखते हैं। देखिए सबसे पहले हो जाएगा सूर्य प्रकाश। सूर्य प्रकाश के बाद सूर्य प्रकाश को ग्रहण किया किसने? पेड़ पौधे ने, मतलब कि उत्पादक हो गए पेड़ पौधे। उसके बाद इसे ग्रहण किए शाकाहारियों ने पेड़ पौधों को, और उसके बाद ये मांसाहारी। और देखते हैं साथियों सूर्य प्रकाश के बाद उत्पादक है कहीं? नहीं, सूर्य प्रकाश हो गया उत्पादक हो गए, उसके बाद शाकाहारी, उसके बाद मांसाहारी। ये सेम ऑप्शन है क्या साथियों? नहीं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये वाला देखिए, शाकाहारी उत्पादक सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी और डी दोनों सही है, सेम ऑप्शन है साथियों। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी, क्योंकि सूर्य प्रकाश से ग्रहण किए सबसे पहले ऊर्जा, उसके बाद उत्पादक ने ग्रहण किया अर्थात पेड़ पौधों ने ग्रहण किए, और पेड़ पौधों के बाद उस पेड़ पौधों को शाकाहारी खाएं, शाकाहारी के बाद उसको मांसाहारी खाएं। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी और बी हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। क्रमशः 5 ओम और 24 ओम प्रतिरोध के दो प्रतिरोध ए और बी है 6 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है, और 1 सेकंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा की मात्रा। तो ऊष्मा की मात्रा H बराबर जानते हैं हम I स्क्वायर आर टी। क्या होता है साथियों? I स्क्वायर आर टी। अब यहां पर हमें ज्ञात करना पड़ेगा क्या? I का मान, क्योंकि ऊष्मा का मान पूछा है। और इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो श्रेणी क्रम में संयोजित है कौन? 12 ओम और 24 ओम के दो प्रतिरोध। तो ये दोनों मिलाकर कितना? टोटल आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 36 ओम, ठीक है। अब यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो इसे भाई बदल दो। यहाँ पर I बराबर क्या होता है? I बराबर होता है V अपान आर। तो देखते हैं यहाँ पर आता है क्या? तो V अपान यानी कि V स्क्वायर बटे आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर एक आर से एक आर खत्म, तो V स्क्वायर बटे आर इंटू टी, ठीक है साथियों। यहां पर भी पूछा गया है 1 सेकंड में, तो बस मान लिख दीजिए भाई, मान रखते हैं हम। देखते हैं V का मान कितना दिया है, यहां पर 6 दिया है, तो 6 इंटू 6 इंटू 1 सेकंड दिया है, और R इक्विवेलेंट मान आया कितना? 36। तो 36 से 36 तो खत्म, तो हमारा आंसर आ गया 1 जूल, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं आगे। मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उस समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले एका लगाकर किया गया था? तो मेंडलीव नामक वैज्ञानिक जो था, मेंडलीव नामक वैज्ञानिक, उसने क्या किया था? एका नाम से कुछ तत्वों को डिनोट किया था। ये जो एका तत्व होते हैं, होते क्या है? तो देखिए सबसे पहले उसने दिया था एका बोरान। क्या दिया था? एका बोरान। अब ये जो था एका बोरान, ये आधुनिक आवर्त सारणी में कहां पर है? तो इसे नाम दिया उसने स्कैंडियम। क्या नाम दिया? स्कैंडियम। उसके बाद एका एल्यूमिनियम, एका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सॉरी साथियों, एका गैलियम, एका गैलियम। और ये आधुनिक आवर्त सारणी में किस नाम से है? एका
जर्मेनियम के नाम से। उसके बाद दिया था उसने एकासीजियम, क्या दिया था? एकासीजियम, और इसका नाम जो है जर्मेनियम दिया है। आधुनिक आवर्त सारणी में इसका नाम क्या दिया गया है? जर्मेनियम। तो इस प्रकार जो मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने अपना 3 एका दिया था, जो आज इन तत्वों को क्या कर रहे हैं? डिनोट कर रहे हैं। तो हमारा आंसर जो होगा हमारा इसमें देखते हैं, स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। एका वाले स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो आंसर हमारा यही सही होगा साथियों। तो पढ़ते हैं यहाँ पर आगे, देखो निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय परिघटना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के पूर्व चक्रिका में चपटी प्रतीत होती है? तो साथियों हम पहले ही बात कर चुके हैं इससे संबंध में। जो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो घटनाएं हैं, इनसे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आते हैं कि सूर्योदय और सूर्यास्त के पहले सूर्य का दिखाई देना, अर्थात 2 मिनट पहले दिखाई देना, और सूर्यास्त के बाद 2 मिनट बाद दिखाई देना, और तारों का टिमटिमाना, और उसके अलावा किसी बीकर पे पानी रखे और उसमें अगर से पेंसिल डाल देते हैं तो पेंसिल का टेढ़ा दिखाई देना, गिलास के तल का ऊपर उठा दिखाई देना, उसके अलावा समुद्र के अंदर मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। ये सब साथियों हमारे प्रकाश के अपवर्तन की घटनाएं हैं। साथ में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ये भी प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। उसके अलावा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कौन सी है? तो डायमंड का चमकना। यहां पर देखो साथियों, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है कौन सा? डायमंड का चमकना। प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण क्या है? तो आकाश का नीला दिखाई देना, आकाश का नीला दिखाई देना, साथ में आकाश का सफेद दिखाई देना। वो ये जो हमारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, इसमें क्या होता है? तो प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, और क्या होता है यहाँ पर? इंद्रधनुष का बनना। साथ में वायुमंडलीय अपवर्तन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे। एन फेरो और प्रवाहित धारा वाली किसी परिनालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र बी जो होता है, एन फेरो वाली चुंबकीय कुंडली के अनुक्रमानुपाती होता है। साथ में बी जो होता है ये आई के अनुक्रमानुपाती भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारा के अनुक्रमानुपाती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा एन आई, ऑप्शन सी। एक विशेष जंतु उत्तक, ये क्या है साथियों? एक विशेष जंतु उत्तक द्वारा किए गए कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही उत्तर चुनना है हमको। जो हमारा ए ऑप्शन है, यह अंगों के अंदर के अवकाश को भर देता है, यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है, यह उत्तकों की मरम्मत में सहायक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उत्तक की पहचान कीजिए। साथियों क्या ये पेशीय उत्तक है? नहीं, खालिस्तान तो होता ही नहीं साथियों पेशी उत्तक में। उपकला उत्तक है? नहीं। वसा उत्तक? नहीं, वसा उत्तक को तो हम एडिपोस उत्तक कहते हैं, एडिपोस उत्तक कहते हैं, जिसे हिंदी में वसा में उत्तक कहते हैं। ये हमारा सही उत्तर होगा क्या? हमारा सही उत्तर होगा साथियों अवकाशी उत्तक, अर्थात खाली जगह वाला जो उत्तक होता है अवकाशी उत्तक। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना, रुधिर वाहिनियों के चारों ओर। कहां पर? रुधिर वाहिनी के चारों ओर, रुधिर वाहिनी के चारों ओर। उसके अलावा अस्थि मज्जा में, साथ में मांसपेशी और जो धमनी शिरा रक्तवाहिका है उनके बीच में भी क्या उनसे पाए जाते हैं? तो ये अवकाशी उत्तक। बढ़ते हैं आगे। दी गई संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में XYZ दिया गया है, तो इनका क्रमशः नंबर क्या होगा? साथियों यहाँ पर देखिए XS8, यस का मान कितना है साथियों? 8 है भाई। यहाँ पर कितना है? एस का मान 2 है। तो इस एस का मान 2 है, तो उसको 8 बनाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? साथ यहाँ पर जेड में 4 का गुना करना पड़ेगा, अर्थात जेड बराबर 4। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए भी किसका मान पूछा है? XYZ का। तो हमारा जेड का मान आ गया 4, तो हमारा सही उत्तर डी। अब देखो यहाँ पर एक्स कितना मान आ गया? जेड का मान आ गया 4, और तो हमारा जब 4 हो गया तो सी भी कितना हो जाएगा? सी मतलब कि ये भी कितना हो जाएगा? वाई भी कितना हो जाएगा? 4, क्योंकि यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर है साथियों डी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपधातु तत्व नहीं है? तो उपधातु हमारे आवर्त सारणी में कितने हैं साथियों? 7 है। कितने हैं? 7 है। यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, जो बिस्मित है एंटीमनी नहीं है। एंटीमनी क्या है? तो एक धातु है। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर होता है साथियों हमारा टॉप 25 क्वेश्चन। ठीक है साथियों, धन्यवाद।